ठीक है, रिकॉर्डिंग आप ऑन कर दीजिए, जी कोई इशू नहीं है, वो कट हो जाएगा बाद में। कर दिया मैंने। सभी पार्टिसिपेंट्स ट्राई करेंगे कि जब अपना सेशन चलेगा तो अपने माइक म्यूट रखें और वीडियोस ऑफ रखें, तो उनको डेटा क्वालिटी अच्छी मिलेगी। विवेक सर। यस मैम। अंकुर भैया हमारे साथ हैं, अंकुर मेहता पॉज एंड लर्न नाम से दिख रहा होगा आपको ऑप्शन में, उनको अनम्यूट कर दीजिए। I can unmute myself, Neeti. ओके ओके ओके, ठीक है भैया जी, प्रणाम। Pranam. So I am on mute mode. I'll wait for your formal instructions to start. Okay. Okay, before starting, I want to give a brief introduction about our speaker of today. I welcome you all who have joined, and some more will be joining soon. So today's talk is about the understanding and strengthen yourself. Today we are blessed to have Ankur Bhaiya with us. Mr. Ankur Mehta is a spiritual consultant, seeker and motivational speaker who have touched the life of thousands of people with his motivational talks, life coaching seminars, corporate training, online webinars on areas like parenting, meditation, counseling, pranic healing, happy pregnancy, etc. He has founded Pause and Learn Wellness Studio in Pune 2-3 years back with a different concept. It is a center which extends its helps to people from all the age group and with all kinds of problems, from the lifestyle disorders to the chronic diseases like Parkinson's, autism, dementia, OCD, and autoimmune disorders like cancer, depression, suicidal tendencies, etc. This is the formal introduction. भैया से 2 बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भैया के व्यक्तित्व की सबसे अच्छी बात यह है कि कई सारे उद्बोधनों में भैया ने हजारों लोगों को एड्रेस किया है बड़े बड़े मंचों से, और उनको 1-to-1 पर्सनल मिलने का मौका भी मिला है। भैया इतने डाउन टू अर्थ हैं, तो जब हम उनको सुनते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम किसी बड़े ओरेटर को सुन रहे हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम अपने घर के ही किसी बड़े भाई को सुन रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है भैया इतने डीप लर्नर हैं, इनके पास बहुत सारा नॉलेज है, भैया साधक स्तर के व्यक्ति हैं, लेकिन जब अपनी गहरी बातों को भी भैया बहुत इजीली, बहुत आराम से, सरलता से, इतने आसानी से बता देते हैं कि वो मन में कहीं ना कहीं गहरे बैठ जाती हैं। भैया आपको याद होगा, आपने 2014 में 500-600 स्टूडेंट्स के साथ आपने एक स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर सेक्शन लिया था। तो मैं यूजुअली योगा कभी करती नहीं थी, लेकिन सुनते हम जरूर हैं, पढ़ते भी सब हैं कि योगा करना चाहिए, कितने टाइप के योगास होते हैं, सब अच्छे से सुनते हैं, है ना, कि किस तरीके से करना चाहिए, मोटिवेटेड भी बहुत हो जाते हैं, लेकिन बाद में जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम पीछे हट जाते हैं। तो मैं भी इसी टाइप की थी। बट जब भैया ने उस सेशन में बताया हमको टीटी के, भैया शायद आपको याद होगा, भैया ने बताया कि सुबह मॉर्निंग में उठ के अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो आपको सुबह उषा पान जरूर करना है। उषा पान मतलब सुबह उठते से ही आप 1 लोटा पानी कम से कम पिए, 2-3 ग्लास। और टी के भैया ने 3 एक्सरसाइजेस बताई थी हमको, 3 योग बताए थे, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन। तो वो टी के मुझे आज भी याद है भैया, और मेरे साथ जितने फ्रेंड्स और छोटे भाई बहन साथ में थे, अभी हम लोग बाकी सब कुछ करें ना करें, वो टी के हमको जरूर याद रहता है। और तब से अभी तक मेरे ख्याल से 7-8 साल हो गए हैं, मेरे वो रूटीन का पार्ट बन गया है। तो इस तरीके से भैया हमको कन्विंस कर लेते हैं कि हम अच्छी चीजों को अपनी लाइफ में उतार लें बहुत अच्छे से। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप और आने वाले जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, सब जो भी इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, वी आर so blessed to have Ankur Bhaiya with us. So Ankur Bhaiya, I welcome you on behalf of Sagar Group of Institution, EX Department, SIRT and the Sage Group. So over to you now. बहुत बहुत स्वागत आपका। विवेक सर अनम्यूट कीजिए भैया को। विवेक सर भैया अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं।
हाँ जी, थैंक यू सो मच विवेक जी। पहले तो आपने, अगर आप वो बटन नहीं दबाते तो मेरी आवाज नहीं पहुंचती। तो थैंक यू सो मच विवेक भैया, थैंक यू सो मच नीति, and on behalf of the whole team of Pause and Learn Pune, I thank each and every person who is behind conducting these sage talks. I'm not a sage, so I'm a misfit in this session. मुझे जब नीति ने ये अप्रोच किया 2 हफ्ते पहले कि क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं, मैंने कहा देख मैं सेज तो नहीं हूँ, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत आता है, by virtue of me and my wife staying in Himalayas for around 9 years, हम लोग शांति कुंज हरिद्वार में रहे, गायत्री परिवार हमारा मुख्यालय, और जो भी वहाँ रहते हुए सीखा उसमें से थोड़ा बहुत आज आपके बीच में लेकर आऊँगा। कोशिश करूँगा कि आपके जीवन को स्पर्श कर पाऊँ, आपके जीवन तक एक संदेश पहुँचा पाऊँ। Because as I said, I'm not a sage, but I do believe firmly that I'm a messenger of my master. और जो मैंने अपने गुरु से सीखा, और उनकी सबसे बड़ी सीख थी आत्मीयता, प्रेम। नीति से 2 बार मिलकर मुझे इतना प्रेम मिला इससे और इसके सब साथियों से। उस समय she was not in her academic teaching roles. I believe she was more into the student and learning role. She's still a learner, and all of us are in fact that way. और हम लोग जब मिले थे तब नीति एंड हर फ्रेंड्स, इट वाज इन 2008 अक्टूबर जब हम पहली बार मिले, भोपाल में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, उसमें मुझे सौभाग्य मिला इन सबसे मिलने का। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता आ रहा है तब से अब तक, और जो भी समरी उसकी आपके बीच में रखने की कोशिश करूंगा। मुझे फॉर्मेट नहीं मालूम है लास्ट में अगर क्वेश्चन आंसर्स होंगे या नहीं, अगर हो तो डेफिनेटली वी कैन हैव मोर एंड मोर क्वेश्चंस। Yes, we have. विल हैव। तो क्वेश्चंस आंसर्स के माध्यम से आपके जिज्ञासाओं का समाधान और कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की बात करेंगे जो लॉजिकल हो, जो बहुत ज़्यादा किताबी ना हो, बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल ना हो। बहुत बार क्या होता है, हमें फेथ के आधार पर चीज़ों को मानना पड़ता है, या हमारे उसमें बिलीफ होना चाहिए तभी हम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं, हम ऐसा सिंपल चीज़ें करेंगे जो हर किसी को करने से फ़ायदा हो, और उसका फ़ायदा, हमारे मन की आदत होती है, थोड़ा लालची है, ये फ़ायदा देखता है। जब इसे फ़ायदा समझ में आ जाता है, कन्विंस हो जाता है ये लॉजिकली, एक्सपीरियंशियली, तो ये फिर प्रेरित हो जाता है उस चीज़ को करने के लिए। तो कोशिश करूंगा कि आपके मन की उस नर्व्स को भी पकड़ पाऊँ और आपको कुछ ऐसे सूत्र दे पाऊँ जो कि यूनिवर्सल हो, जो कि हेल्पफुल हो और जो कि लॉजिकल हो। लेकिन क्योंकि जिनकी बात करने जा रहा हूँ उनकी ब्लेसिंग्स लेना ज़रूरी है। एक ऐसी प्रार्थना करने का मन है शुरुआत में, जो सद्बुद्धि की प्रार्थना है। हम सब चाहते हैं कि हमारी बुद्धि सही रास्ते पर चले, और कुछ होना हो, ये बुद्धि ठीक चलनी चाहिए। ये लॉकडाउन में आदमी की बुद्धि खराब हो रही है। देखो कितना भी न्यूज़ आ रही है कि डिप्रेशन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, आदमी अपनी स्ट्रेंथ खो रहा है, साथ नहीं रह पा रहे हैं, डिवोर्स रेट बढ़ सकता है, ऐसी अंदाजा है साइकोलॉजिस्ट को। तो हमारी जो मूल हमारे मन की क्षमताएं हैं वो इतनी वीक हो गई हैं, इस वजह से वो हमारी जो बुद्धि है वो सही निर्णय ले पाए, वो सही दिशा में चल पाए। इस भाव से एक बार गायत्री महामंत्र करेंगे। महाभारत से आप सब परिचित हैं, आजकल तो वापस रीटेलीकास्ट भी हो रहा है रामायण का, महाभारत का, तो काफी टीआरपीस भी पड़ी हुई है। महाभारत में एक घटना आती है जब विदुर, जो कि धृतराष्ट्र के छोटे भाई हैं लेकिन मंत्री हैं, राजा नहीं है, हालांकि वो बड़े थे लेकिन राजा नहीं बन पाए क्योंकि वो दासी पुत्र थे। तो विदुर जो है वो कंसल्टेंट है, एंड ही कंसल्ट्स द किंग एंड द अदर मेंबर्स ऑफ द कोर्टयार्ड। सो वंस ही विजिट्स दुर्योधन, happens to be his niece or his nephew also, और जाके उसको समझाते हैं कि दुर्योधन थोड़ी सी तो धरती देने की बात है, तुम क्यों झगड़ा करना चाहते हो, लेट्स गेट ओवर इट, डोंट फाइट, 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने बड़ी अच्छी बात कही, और वो दुर्योधन की बात हमारे और आपके मन पर लागू होती है। दुर्योधन ने कहा, विदुर काका, जानामि धर्मम नचमेव प्रवृत्ति, मैं जानता हूँ ये सही क्या है, पर सही करना मेरे मन की टेंडेंसी नहीं है, आदत ही नहीं है सही करने की। एंड जानामि अधर्मम नचमेव निवृत्ति, मैं जानता हूं कि क्या गलत है, लेकिन मुझे उससे निवृत्ति नहीं है, मैं उसे छोड़ नहीं पाता हूं। तो मैं अगर आज आपको अगर ये बताऊं कि देखिए भैया ये सही करना है, ये गलत है, ऐसा मत करो, ऐसा करो, तो आप कहेंगे भाई साहब हमें ये सब पता है, आप हमें ये ज्ञान मत दीजिए। हमें मालूम है कि सुबह उठने से क्या फायदा है, टीटी के करने से क्या फायदा है, लेकिन हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मन जो है वो जानता है सही क्या गलत क्या है। या तो कुछ नया बताइए, या ऐसा कन्विंस करिए कि हम करने के लिए प्रेरित हो जाएं, क्योंकि दुर्योधन भी कह रहा है मेरे में प्रेरणा ही नहीं हो रही अच्छा करने की, और जो गलत है उसकी तरफ मन तुरंत भाग जाता है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि मन जो है मक्खी की तरह होता है, ये हलवाई की सबसे अच्छी मिठाई की दुकान पे बैठता है तो अच्छे अच्छे पकवान पे बैठ के रस लेता है, और वही मक्खी गंदी नाली में कीचड़ पे बैठ के भी रस ले लेती है। हमारा मन ऐसा ही है, अच्छाई में भी रस लेना जानता है, बुराई में भी रस ढूंढ लेता है, निंदा में भी रस ढूंढ लेता है। तो ये मन जो दोनों तरह के पोलैरिटीज रखता है, ये बाइपोलर है। इसे अगर हमें प्रेरित करना है कुछ अच्छा करने के लिए तो इसे कन्विंस करना पड़ेगा,
और इसके पीछे जो शक्ति है, जो एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग पावर है, हमारी फैकल्टी ऑफ इंटेलेक्ट, बुद्धि, वो सही मार्ग पर चले, वो निर्णय ठीक ले, तो मन उसकी दिशा में चल पड़ेगा। तो आइए एक यही प्रार्थना छोटी सी गायत्री महामंत्र के माध्यम से करते हैं कि वो जो सुख स्वरूप परमात्मा है, वो जो तेज स्वरूप परमात्मा है, मंत्र की शुरुआत तत् शब्द से हो रही है, जो एब्सोल्यूट लाइट है, उसको मैं इन्वोक कर रहा हूँ। क्यों? मैं उस ईश्वर की भर्ग शक्ति को, में से हो सकता है कोई ईश्वर को न मानता हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिंपल सी इतनी बात कहता हूँ कि इसमें फेथ की बात ही नहीं है। आप एक ऐसे प्लेनेट पे बैठे हो जो 16,800 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ रहा है इस ब्रह्मांड में, फिर भी हम और आप स्थिर बैठे हैं। ये कोई मिरेकल से कम नहीं है। कोई शक्ति तो होगी जिसको बैलेंस किए हुए, नहीं तो आप झूला झूलते हैं तो चक्कर आ जाते हैं। यहाँ आप स्पिन भी कर रहे हैं, रोटेट भी हो रहा है, रिवॉल्व भी हो रहा है पूरा प्लेनेट, स्टिल वी आर सिटिंग स्टिल। इसने हमें धारण किया हुआ है। हम चारा खाएं तो हमारा शरीर दूध नहीं बना सकता, गाय भूसा खाती है बेचारी और दूध बना देती है। कोई तो शक्ति होगी जो इतना मिरेकल कर रही है। कोई तो शक्ति होगी कि जिस दिन आप और हम जन्म लिए थे इस दुनिया में, हमारी माँ के शरीर में दूध बन गया था, हमें चिंता नहीं करनी पड़ी थी। तो जिस शक्ति को, जो वो शक्ति है, कोई भी शक्ति हो, कोई तो ऐसा सिस्टम होगा। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, तो सुपर कंप्यूटर्स की बात होती है आजकल। तो कोई तो ऐसा सुपर कंप्यूटर होगा, सुपर इंटेलिजेंस होगी, जो कि इस सारे सिस्टम को इतना यूनिवर्सली मैनेज कर रही है, गवर्न कर रही है, स्टेबल रख रही है। उस शक्ति को तत् कह रहे हैं आप, और उस शक्ति से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे अंदर धारण हो जाइए, आप अंदर एस्टेब्लिश हो जाइए। क्यों? क्योंकि जब आप इतना सब मैनेज कर सकते हो तो मेरी बुद्धि में भैया आप ही मैनेज कर लो, मेरे से तो नहीं होगी। मेरा तो हाल दुर्योधन दुशासन जैसा है, मैं तो चाह के भी अच्छा नहीं कर पाता। रोज रात को अलार्म लगाता हूँ, सुबह जल्दी उठूंगा, फिर सोचता हूँ अभी लॉकडाउन है, बाद में कर लेंगे। रोज रात को सोचते हैं कि आज ऐसा रखेंगे, आज वैसा रखेंगे जीवन को, कल का जीवन ऐसा होना चाहिए, आज से शानदार होना चाहिए। पर 2-4 दिन गाड़ी चलती है, उसके बाद फिर डीरेल हो जाती है। तो हमारी संकल्प शक्ति, हमारी बुद्धि, हमारा ये मन का संस्कार, जो भी इसे नाम दे ले, ये ठीक नहीं चल रहा है। आप जब इतना सब मैनेज कर सकते हो तो ये भी आप मैनेज कर लो। आप जो दिशा दिखाएंगे, चलने का काम हम कर लें। इतनी सी प्रार्थना है। तो ये तो मेरे ख्याल कुछ गलत नहीं है, सरेंडरेंस का भाव है। इसमें कोई आपको भगवान को मानने या न मानने का प्रश्न भी नहीं। तो पूर्ण मनोभाव से एक बार गायत्री महामंत्र मैं यहाँ से कर रहा हूँ। आप भावना करें कि जिन ऋषियों का संदेश लेकर मैं आपके बीच में अगले 40-50 मिनट बिताने वाला हूँ, वो संदेश आप तक पहुँच सके, मन उसे धारण कर सके, और न केवल धारण करे बल्कि वो एक ऐसे संकल्प में बदल जाए कि जीवन के अंदर शानदार प्रगति हो सके, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। बातचीत का क्रम रहेगा। मेरे ख्याल चैट अभी डिसेबल्ड है, लेकिन फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न हो तो मॉडरेटर्स के थ्रू आप अपना प्रश्न रख सकते हैं, बीच में भी पूछ सकते हैं, और कुछ आपका इनपुट हो तो मोस्ट वेलकम। ऐसा नहीं है कि एक तरफा बात हो, प्रवचन हो, ऐसा नहीं। आइए गायत्री महामंत्र के लिए यदि आपके लिए संभव हो, नेत्र बंद कर लें, दोनों हाथ गोद में रख लें। भावना ये करें कि ईश्वर की वही शक्ति, वो सुपर इंटेलिजेंस मेरे अंदर भी उतर जाए, क्योंकि मैं उसका अंश हूँ। तो जो पिता का है वो पुत्र का है, जो माँ का है वो पुत्री का है, संतान का है। तो हम अपनी माँ से, अपने ईश्वर से यही मांग रहे हैं कि हे गुरु, हे ईश्वर, आप हमारी बुद्धि को सही मार्ग पर प्रेरित करें, और न चले तो बलपूर्वक सही रास्ते पर चले। गायत्री महामंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते, ब्रह्मयोने नमोस्तुते। मेरे गुरुवर की सूक्ष्म उपस्थिति में, उनके आशीर्वाद से जो ये संभावनाएं बन पाई कि हम और आप साथ बैठे हैं। निश्चित रूप से मैं हमेशा ये मानता हूँ कि अभी हम लगभग 70-75 लोग साथ में हैं, और ये कोई पूर्व संस्कार होते हैं, कोई कर्मों का लेखा जोखा होता है कि कुछ लोग कुछ समय पर एक साथ इकट्ठे होते हैं, और उनको कार्मिक, उनकी जो लेन देन है वो कनेक्ट करता है। तो निश्चित रूप से मेरा, आप लोगों ने मुझे बहुत ऋण रखा होगा, मैं उसी ऋण चुकाने का प्रयास करूंगा, और बात रखूंगा अपने गुरुदेव की इस भाव से कि हम उसे लॉजिकली समझ सकें, एक्सेप्ट कर सकें। आदरणीय संजीव अग्रवाल जी, जो कि एक मिशनरी हैं, एक विजनरी हैं,
और जिन्होंने पूरा एक विजन के साथ में पूरे संस्था को खड़ा किया, अपने फैक्ट्रीज के साथ साथ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को खड़ा किया, और ये सेज टॉक्स का कॉन्सेप्ट जिन्होंने भी शुरू किया, बहुत बहुत साधुवाद आपको। बहुत अच्छा नामकरण, बहुत अच्छा प्रारूप, बहुत अच्छी आपकी गतिविधियां चल रही हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और आपने पॉज एंड लर्न को और मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिए भी बहुत बहुत। मैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपनी बात रखूंगा ताकि आप रिलेट कर सकें। बहुत सारे प्रश्न आपके साथ मेरे होंगे, तो बीच में कहीं पर जहाँ प्रश्न के सवाल के उत्तर जो है आवश्यक हो, वहां पर अगर चैट एनेबल हो जाएगी तो लोग अपनी बात भी रख पाएंगे। आइए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। बस मैं इनिशियली एक बार पूछूंगा तो विवेक जी और नीति जी आप बता दीजिएगा, या अमित जी आप बता दीजिएगा कि स्क्रीन क्लियरली विजिबल है कि नहीं, है ना। उसके बाद अपन बात को आगे बढ़ा लेंगे। होस्ट डिसेबल्ड अटेंडी स्क्रीन शेयरिंग, आप मुझे स्क्रीन शेयरिंग का परमिशन देंगे विवेक जी? जी सर, जी सर। नहीं, अभी तक तो एनेबल नहीं हुआ है। एक मिनट, मैं देख कर रहा हूँ सर। ठीक है, मैं तब तक बात को थोड़ा सा फ्लो में रखता हूँ, आप अपने एंड से टेक्निकल चीजों को सेट कर लीजिए। आवश्यक लगे और ठीक लगे तो फिर मुझे को होस्ट बना दीजिएगा, नहीं तो मैं बना दे रहा हूँ को होस्ट। तो देखो, सबसे पहली बात तो आज के सेशन का शीर्षक पहले मुझे प्रस्तावित किया गया स्ट्रेस मैनेजमेंट या ऐसा कुछ। मैंने कहा स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेंथ मैनेजमेंट कर देते हैं, क्योंकि स्ट्रेस को ऐसी चीज नहीं जिसे मैनेज किया जाए। अगर हम अपनी शक्तियों का नियोजन ठीक कर लें तो हमारी स्ट्रेंथ को हम मैनेज कर सकते हैं। देखो दोस्तों, ये तो अमित जी की स्क्रीन शेयर हो गई। हाँ, आप भी कर सकते सर। हाँ जी, हाँ जी, मैं कर रहा हूँ भैया जी। आई थिंक इट इज विजिबल टू एवरीवन नाउ। थैंक यू सो मच। यस सर, आ गई आपकी स्क्रीन। थैंक यू। तो अगर हम देखें तो बेसिकली हम खुद को स्ट्रेंथन अगर कर सकें, अगर खुद की अंदर की क्षमताओं को बढ़ा सकें, तो चाहे लॉकडाउन की फेज हो, चाहे जीवन में कोई और तनाव का कारण हो, चाहे और कोई ऐसी परेशानी हो, उसको हम फेस सही तरीके से कर पाएंगे। लेकिन हम नहीं कर पाते, कारण उसका ये है कि हमारी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ कमी पड़ जाती है। तो अगर हम अपनी एनर्जी को, अपनी स्ट्रेंथ को मैनेज करना सीख लें तो स्ट्रेस मैनेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रेस आएगा ही नहीं। सो इट इज मोर अबाउट एनर्जी मैनेजमेंट और स्ट्रेंथ मैनेजमेंट, आई बिलीव, रादर देन स्ट्रेस मैनेजमेंट। कोशिश करते हैं उसी पर बात करने की। मेरे आपसे एक छोटा सा तस्वीर खींचने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमने प्रगति के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर जो प्रयास किए हैं पीछे कुछ समय में, उन प्रयासों का रिजल्टेंट क्या निकला है। देखो, एक समय था जब आदमी को एक दूसरे से बात करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते थे, चिट्ठी लिखनी पड़ती थी, चिट्ठी पोस्ट में डालनी पड़ती थी, फिर चिट्ठी पहुंचती थी, जल्दी पहुंचानी है तो कम शब्दों में टेलीग्राम के रूप में पहुंचानी पड़ती थी। अब ऐसा नहीं है, अब आप जितना लंबा, जितना छोटा, जितना फास्ट संदेश देना चाहें दे सकते। एक समय था जब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के साधन बहुत ज्यादा थे, लेकिन बहुत कम थे। अब बहुत ज्यादा हो गए, अब बहुत फास्ट भी हो गए। पहले आदमी पैदल चलता था, साइकिल पे चलता था, बैलगाड़ी पे चलता था, ऊंट गाड़ी, अब व्हीकल्स आ गए हमारे पास, है ना। अब तो हम दूसरे ग्रह पर जाने की बात सोचने लगे, वहां पर बसने की बात सोचने लगे। अभी रिसेंटली आया कि मंगल पे भी जीवन की संभावनाएं जल्दी तलाश ली जाएंगी, वहां पर भी जाके रहा जा सकता। चंद्रमा में तो ऑलरेडी बात शुरू हो गई जमीनें बेचने की। और आप देखिए तो पहले के समय में मेडिकल फैसिलिटीज भी बहुत कम थी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी बहुत कम थी, और हमें हमारी रक्षा के लिए हमारे पास वेपन्स वगैरह भी बहुत कम थे। आदमी जंगल भटकता था, या फिर कहीं किसी ने आक्रमण कर दिया तो उसके पास कोई सुरक्षा के साधन भी नहीं थे। पड़ोसी मुल्क ने कर दिया, पहले हम रियासतें हुआ करते थे भारत में, तो किसी और रियासत ने अटैक कर दिया, बस ठीक है, हमारे पास कुछ संसाधन ही नहीं है। तो हम लोगों के पास अनिश्चितता जीवन की ऐसी सुविधाएं बहुत कम थी। ये स्क्रीन पर बार बार ऐसा करेंगे ना तो आप ही लोगों को देखने में दिक्कत होगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसको आप अपनी स्क्रीन पर ज्यादा हाथ पैर ना चलाएं। तो ये जो स्थिति थी उससे आज हम कहाँ आ गए। देखो, हालांकि हमारे कम्युनिकेशन के साधन बड़े हैं, अभी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं एक साथ अलग अलग जगहों पर बैठ के, लेकिन हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप बहुत बढ़ गया है। कम्युनिकेशन गैप इसलिए बढ़ गया है कि लोग एक दूसरे की बात समझ नहीं पा रहे। बातचीत तो हो रही है, पर संवाद के अंदर जो कम्युनिकेशन का जो मूल है कि वेदर यू आर एबल टू कन्वे एंड द अदर पर्सन इज एबल टू रिसीव, वही नहीं हो पा रहा है। शादी को कई साल हो जाते हैं और पति पत्नी एक दूसरे से कहते हैं तुम मुझे आज तक समझ नहीं पाए। तो भैया इतने साल में समझ नहीं पाए। पत्नी आज भी पूछ के बनाती है कि भैया खाने में क्या बनाऊं, क्योंकि क्या भरोसा इनके मन होगा खाने का कि नहीं होगा। उसे आज भी नहीं पता कि भाई साहब को टेस्ट क्या पसंद है। तो वो बेचारी पूछ के बनाना ही ज्यादा ठीक समझती है।
कहने का मतलब हम कितना भी साथ रह रहे हो, कितना भी एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, लेकिन हमारे बीच के गैप्स बढ़ते जा रहे हैं, इमोशंस के गैप बढ़ते जा रहे हैं, इंसान इंसान को समझ नहीं पा रहा। ये हमारी आंतरिक क्षमता कम हो गई है। हमने बाह्य क्षमता तो बहुत बढ़ा दी, कम्युनिकेशन, सुविधाएं, ये वो, हथियार, न्यूक्लियर मिसाइल्स, दुनिया के कुछ एक देश हैं, 4-5 देश जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, उसमें हम भी हैं, सब हैं। इंसान ने ये सब अचीव कर लिया, लेकिन भीतर में उसकी स्ट्रेंथ कम होती चली गई, जिसके प्रमाण है अपने पास। इसके लिए हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये दिख रहा है। लोग एक दूसरे से रिलेशनशिप्स में दूरी आ गई है, बातचीत में दूरी आ गई है। मेडिकल फैसिलिटीज पहले से बहुत बड़ी हैं, लेकिन देखो अब कोरोना आ गया, ऐसी चीजें तो पहले कल्पना में ही नहीं थी। पेंडेमिक, इकोनॉमिक कंडीशंस पहले बुरी थी, आज अच्छी हैं। आज हमारे पास ज्यादा बेहतर स्थितियां हैं रहने को, ज्यादा अच्छी तकनीकी संसाधन, बट अमाउंट ऑफ डिससेटिस्फेक्शन, असंतोष की भावना हमारे अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इनफैक्ट द होल वर्ल्ड इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड एंड रनिंग बिहाइंड डिससेटिस्फेक्शन, कि अगर तुम संतुष्ट हो गए तो तुम प्रगति नहीं कर पाओगे, तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी, इसलिए रिमेन डिससेटिस्फाइड। इस तरह का विचार लेकर इंसान जी रहा। पहले हमारे पास हथियार कम थे, बहुत हो गए, लेकिन तब भी पहले का आदमी हमसे कम डरा हुआ था। आज हम अपने घर से अपनी बहन बेटियों को बाहर भेजने में डरते हैं, खुद बाहर जाने में डरते हैं। क्यों? अब तो खैर कोरोना आ गया है, तो हर आदमी वैसे ही डरा बैठा है, लेकिन उससे पहले भी कौन सा कोई कमी थी? अनिश्चितताओं में जीवन था। 2012 का आंकड़ा बता रहा हूँ दोस्तों आपको। 2012 में WHO ने जेनेवा में एक कॉन्फ्रेंस करी जिसका थीम था डिप्रेशन। आज तो 2020 में अपन बैठे हैं और आज की परिस्थितियां 2012 से कई ज्यादा मुश्किल हैं, स्पेशली कोरोना, और अभी देखो ऑस्ट्रेलिया में आग लग गई थी, कितनी समस्या आ गई है दुनिया भर में। 2012 के आंकड़े कह रहे हैं, उन्होंने कहा था डिप्रेशन इज एन एपिडेमिक। एपिडेमिक और पेंडेमिक में अंतर होता है। एपिडेमिक और पेंडेमिक का ये कोई इलाज ही नहीं है, डिप्रेशन का चलो इलाज तो है। तो डिप्रेशन इज एन एपिडेमिक, इट्स अ स्लो डेथ, स्लो दिस थिंग किलर, और ये कितना तेजी से लोगों में फैल गया आप देखिए। एवरी 40 सेकेंड्स, हर 40 सेकेंड में somebody is committing suicide on this planet. I repeat, हर 40 सेकेंड में कोई व्यक्ति चुनाव कर रहा है कि मुझे और नहीं जीना। वो बीमारी से नहीं मर रहा, वो रोड एक्सीडेंट में नहीं मर रहा, वो किसी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंस में नहीं मर रहा, किसी नेचुरल कैलामिटी में नहीं मर रहा। दैट पर्सन इज चूजिंग टू डाई। यानी 2 मिनट हम और आप बात कर रहे हैं तो 3 लोग इस दुनिया से जा चुके हैं इन 2 मिनटों में। तो सोच कर देखो कितना हमने डेवलपमेंट के नाम पर इतना कलेवर बनाया भी, बट इतने खोटे हो गए हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कोरोना और एनीथिंग एल्स, हम ये लॉकडाउन तो फिर हट जाएगा, पर भीतर का जो लॉकडाउन है इसे अगर हमने नहीं हटाया तो दिक्कत में रहेंगे। तो ये परेशानी कभी साथ नहीं छोड़ेगी। कौन सी परेशानी? कभी फियर होगा, कभी एंजाइटी होगी, कभी स्ट्रेस होगा, कभी डिप्रेशन होगा, कभी हाइपरटेंशन होगा, कभी इंसोम्निया होगा, कभी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होगी, कोई और चीज हो जाएगी, कभी उसका शरीर पर असर दिखेगा, हार्मोनल बैलेंस होगा, तमाम चीजें। और ये आंकड़े जो हर 40 सेकंड्स में कोई ऐसा चुन रहा था 2012 में, वो उसमें मेजॉरिटी 70% पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन थी, विद इन द एज ऑफ 50, 45-50 से पहले की पॉपुलेशन। 25 साल से 45 साल के बीच का व्यक्ति ये सोच रहा है कि जीवन निराशा से भरा है। आज आप देखो बच्चों को देखो, 8 साल 10 साल का बच्चा कहता है मैं बोर हो गया हूँ। हम और आप जब छोटे थे इतना कुछ था क्रिएटिव करने को, मिट्टी के घरौंदे बनाते थे, पत्थर से खेलते थे, कंचों से खेलते थे, वो लट्टू घुमाते थे, कुछ नहीं मिलता था घर में, कुछ भी ऐसा मिल जाता था खिलौना, उसका खिलौना बना के कुछ कर लेते थे। लेकिन वो क्रिएटिव एलिमेंट अब धीरे धीरे कम होने लगा है, बिकॉज हम लोग बहुत ज्यादा कंटेन हो गए हैं अपने जीवन में। ये सब गैप्स आ गए हैं हमारे जीवन में। इस लैक ऑफ स्ट्रेंथ की वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो एक क्षमता का विकास होना था, इन सब सुविधाओं से हम बहुत कुछ पा सकते थे। ये सुविधाओं का होना गलत नहीं है, लेकिन हमारा विकास एक तरफा हो गया, यूनिडायमेंशनल हो गया, होलिस्टिक नहीं हो पाया। और थोड़ा सा इस पर गहराई में उतरने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मुझे अगर आप चैट एनेबल हो या अगर व्हाट्सएप वगैरह पे अपने किसी मॉडरेटर को बता सकें, स्ट्रेस का फॉर्मूला पता है किसी को? स्ट्रेस हम जब कैलकुलेट करते हैं फिजिक्स में, एलिमेंट्री फिजिक्स, कि स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है? If we can allow them to unmute themselves, we can put them Vivek ji on mute mode, but allow the participants to unmute so they can for a few minutes speak. इनको कुछ कहना है वो अपना unmute कर लें और अपनी ऑन कर दिया है, लिख सकते हैं लोग। अच्छा, चैट भी ऑन कर दिया, विवेक भैया ने चैट ऑन कर दिया, थैंक यू सर। तो आप जो है चैट पर अगर बताएं कि स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट होता है। राहुल तिवारी जी ने इनफैक्ट हैंड रेज किया है, वो आप लोग चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, चैट ऑन हो गया है।
राहुल जी मैंने आपको अनम्यूट भी किया है, को होस्ट इवन आई कैन डू दैट, तो आप अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो बताइए। राहुल जी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, मेरे ख्याल वो गलती से हो गए। हैंड रेज का एक ऑप्शन होता है जिससे आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो पता लग जाता है। चैट में फिलहाल हमारे पास कोई इनपुट नहीं आया, सिर्फ एक दो लोग भी अगर कुछ कहेंगे एटलीस्ट थिंकिंग चालू होगी। स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हो? एलिमेंट्री फिजिक्स और मैथमेटिक्स कुछ भी याद करो। तनाव किसी चीज को जब देखना होता है तो कैसे? लोड अपॉन एरिया, नवीन जी ने कहा है। मनोज जी कह रहे हैं स्ट्रेस इज फिजिकल मेंटल इमोशनल फैक्टर दैट कॉजेस बॉडीली और मेंटल टेंशन। फोर्स अपॉन एरिया, योगेंद्र जी कह रहे हैं फोर्स बाय एरिया। ठीक है, फोर्स बाय एरिया, ठीक ठीक ठीक, मोस्ट ऑफ अस नो दिस, गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो अभी हम ये कह रहे हैं कि बाहर से एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में एक सरफेस एरिया है ना। मैं फिजिकल एकदम सिंपल फॉर्मूला पे जा रहा हूँ, फिर जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आप लोग बता रहे हैं उन पर भी आ जाऊंगा। तो स्ट्रेस का मतलब हुआ बाहर से अप्लाई होने वाला। जैसे मान लो एक कहानी थी, एक लकड़ी को एक पिता अपने बच्चों को सिखाना चाहता है संगठन की शक्ति, तो वो कहता है कि एक लकड़ी लाओ, उसको तोड़ने की कोशिश करो, उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, लकड़ी टूट जाती है। फिर वो गट्ठर इकट्ठा करके कहता है अब तोड़ो, नहीं टूटता क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी। तो वो ये कहता है कि बाहर से परिस्थितियां तुम्हें कितना भी दबाएं पर भीतर में तुम अगर साथ में हो, तुम्हारी शक्ति एक साथ है तो तुम टूटोगे नहीं, साथ मिलकर रहना। एक पिता अपने बच्चों को ये एडवाइस दे रहा है। अब वही कहानी याद करो। स्ट्रेस मतलब किसी भी चीज को आपको उसका स्ट्रेस चेक करना है तो आप लेट्स से आपके पास एक पेन या पेंसिल है, आप उसको जब फोर्स अप्लाई करते हैं बाहर से, प्रेशर अप्लाई करते हैं बाहर से, और वो प्रेशर उसके अंदर की जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है, उसके जो सरफेस है उस पर जब अप्लाई होता है तो वो अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें स्ट्रेंथ है, उनकी बॉन्डिंग आपको रेजिस्ट करती है, आपके द्वारा लगाए गए प्रेशर को रेजिस्ट करती है। अब सीधी सी बात है, स्ट्रेस ज्यादा कब होगा? जब प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो स्ट्रेस ज्यादा होगा। और दूसरा तरीका, स्ट्रेस ज्यादा कब होगा? जब अंदर का मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, अंदर का स्ट्रेंथ कम होगा। तो यानी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर फ्रॉम द एक्सटर्नल सिचुएशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरनल स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ। अगर हम इसे लाइफ के ऊपर भी अप्लाई करें इस फॉर्मूला को, तो भी यही बात निकल के आती है। बाहर से लगाया जाने वाला प्रेशर, भीतर से लगाई जाने वाली स्ट्रेंथ। हमारे जीवन में परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है। अब तो और ज्यादा स्पष्ट हो गया कोरोना आने के बाद। रोज उठ के हम देखते हैं कि लॉकडाउन फेज 1 क्या होगा, 2 क्या होगा, 3 क्या होगा, 4 क्या होगा। रोज हम जानना चाहते हैं कि ये सब कब खुलेगा, कब चेंज होगा, कब जीवन परिवर्तित होगा। लेकिन इस सिचुएशन को बदल नहीं कर सकती। अभी की चुनौतीपूर्ण स्थिति है। ऐसी कोई भी स्थिति जीवन में जब आती है वो एक एक्सटर्नल प्रेशर के रूप में आती है। हम उससे स्ट्रेस्ड होंगे या नहीं, ये किस बात पर निर्भर कर रहा है? उस परिस्थिति के दबाव पर और हमारे भीतर के तैयारी पर, इनर स्ट्रेंथ पर। अगर मेरी अंदर की बॉन्डिंग, अंदर की स्ट्रेंथ अच्छी है तो बाहर से आने वाली परिस्थिति मुझे दबाव में नहीं डाल पाएगी, मैं स्ट्रेस नहीं हूँ। जैसे क्लासरूम के केसेस याद करो, जब एक टीचर सरप्राइज टेस्ट लेने सडनली सरप्राइज टेस्ट, कोई बच्चा उसको देखकर परेशान होता है कि अरे आज सरप्राइज टेस्ट क्यों ले रहे हो। कोई बच्चा कहता है चलो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू लर्न एंड सी वेदर आई एम प्रिपेयर्ड और नॉट। तो ये उसकी तैयारी पर डिपेंड कर रहा है कि वो उस सिचुएशन पे क्या रिएक्शन देगा या क्या रिस्पॉन्स देगा। तो उस सिचुएशन का हमारा रिस्पॉन्स, हम स्ट्रेसफुल हो जाएंगे या नहीं होंगे, ये इन दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, बाहर की परिस्थिति पर, हमारी मनस्थिति पर, हमारी तैयारी पर। अब फिर से सोच कर देखो, हम यूजुअली किसको कोसते हैं? बाहर की सिचुएशन। हम सोचते हैं कि ये परिस्थिति ऐसी क्यों है, ये टीचर ऐसा क्यों है, ये एम्प्लॉय ऐसा क्यों है, ये मित्र ऐसा क्यों है, ये परिवार वाला ऐसा क्यों है, ये देश ऐसा क्यों है, ये समाज ऐसा क्यों है। हम तमाम चीजों पर चर्चा करते हैं और बाहर की परिस्थिति को कोसते हैं और उसका असर, अब देखो सीधा सा इक्वेशन है और हमारे पास इसी में समाधान भी छुपा हुआ है। यदि मुझे अपने लाइफ में आने वाले तनाव को कम करना है, आने वाले जो मेरे जीवन में, मैं जब मेरी ये डिप्रेशन की स्थिति, एंजाइटी की स्थिति, फियर की स्थिति, पैनिक की स्थिति, ऐसी कोई भी परेशानी से बचना है तो मुझे क्या करना होगा? सीधी बात है, प्रेशर मेरे हाथ में नहीं है, बाहर की सिचुएशन, बाहर से आने वाला फोर्स मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरे हाथ में है अपने अंदर की शक्तियों का विकास करना। So it's all about strength management, not stress management. Ultimately, I will manage stress or any such situation, but importantly, I am trying to compose myself. I am trying to realign myself.
आई एम ट्राइंग टू रिकैलिब्रेट माई इनर फैकल्टीज, मैं अपने अंदर की क्षमताओं का विकास करूं, ताकि जब मेरे को आवश्यकता पड़े मैं उस जागरूक क्षमता के साथ में, उस एवेकेंड स्ट्रेंथ के साथ में परफॉर्म कर सकूं। बहुत सिंपल सी बात है। अब अगर मैं बाहर की सिचुएशंस को कोसता रहूं तो ये मेरी मूर्खता होगी, क्षमा करना। दिस इज माई फुलिशनेस कि मैं बाहर की सिचुएशन पे टिप्पणी कर रहा हूँ, समीक्षा कर रहा हूँ, उसे बदलने के लिए या ना बदलने के लिए कुछ भी ऐसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन अपने ऊपर काम नहीं कर रहा। अगर मैंने अपने ऊपर काम नहीं किया दोस्तों, आज कोरोना है, कल कोई और चीज आ जाएगी। आज हो सकता है कोरोना के चलते हमारे जीवन पे कुछ असर हुआ। बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ जिनकी जॉब स्टेक पे है। बहुत सारे लोग, अभी हम एक पूरा सेशन सीरीज रन कर रहे हैं फियर पैनिक, और इस पर पोस्ट में हमारे पास यूएस के कई साथी हैं जो इंडिया से यूएस गए। वहाँ तो सिंपल है, एक नॉर्वे की बच्ची है, उसने कहा भैया हमारे यहाँ तो ये भी नहीं है कि आपको नोटिस दिया जाएगा, आप कल से मत आइएगा आज, और अगर आना चाहें तो आप वॉलंटियर करना चाहें आए, हम आपको कल से सैलरी नहीं दे पाएंगे। सीधा, कोई नोटिस पीरियड नहीं, कुछ नहीं। इतने बुरे हाल में लोग हैं। पहले ही ट्रम्प के आने से दिक्कतें आने लगी थी इंडियंस को वहाँ पे, अब तो और ज्यादा होने लग गया है। लोग घर बैठ रहे हैं, पे कट्स हो रहे हैं और चीजें हो रही है। जो अकेला रह रहा है उसमें कुछ दिक्कत है, वो भी बेचारा अकेले रह रहे, बोर हो गया, पागल हो गया। कितना बिंज वॉच कर लेगा आदमी, कितना नेटफ्लिक्स अमेजोन पे चला जाएगा, कितना। एक लिमिट होती है ना दिमाग को थकाने की, उसके बाद वो वहां भी थक जाता है, वहां भी बोरियत आ जाती है। मन है मक्खी की तरह, अभी बात हुई ना, तो गंदगी में भी रस ले रहा है, मिठाई में भी रस ले रहा है, कितना कितना रस ले लेगा, एक जगह आकर तो थकेगा। फिर जो शादीशुदा हैं, जो परिवार के साथ रह रहे हैं, वहां भी ऐसा नहीं है कि जो अकेला रह रहा है वही परेशान है, जो परिवार में रह रहा है वो भी दुखी हो रहा है। अभी मैंने आपसे बताया कि ऐसे ऐसे स्टैट्स आ रहे हैं कि डिवोर्स रेट्स बढ़ सकते हैं, लोग आपस में नहीं रह पा रहे हैं, ऑलरेडी सेल्फ हार्म या सुसाइड के केसेस आने लग गए हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज में ऐसे ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो सेल्फ हार्म या इसमें सुसाइड के भी आने लग गए न्यूज आजकल। सब एक ही चीज दर्शाता है, भीतर की स्ट्रेंथ की कमी है। हमारे भीतर में जो क्षमताएं हैं उसका हमने सही तरीके से विकास नहीं किया, नियोजन नहीं किया, इसलिए हम परेशान हो गए। समाधान बहुत सरल है, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अपने ऊपर काम करने के लिए थोड़ी सी बात देख लेते हैं कि गलती कहाँ हो रही है, अपने ऊपर काम क्यों नहीं कर। जीवन का एक त्रिकोण आपके बीच में रखता हूँ, प्रपोजल के रूप में है, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, आप मेरे को बताइए, वी कैन एग्री टू डिसएग्री, बिल्कुल, लेकिन अगर बात सही लगे तो फिर जीवन में उतारने का प्रयास भी करिए। देखो, लाइफ में हम सब एक चीज चाहते हैं। लाइफ का गोल क्या है? कोई जल्दी से फिर से चैट विंडो पे एक्टिव हो जाते हैं 2 मिनट के लिए। व्हाट डू वी वांट फ्रॉम लाइफ? जल्दी से बताओ, जीवन से क्या चाहते हो? आई एम वेटिंग। हैप्पीनेस, बहुत बढ़िया मीनल जी, धन्यवाद। एकदम मूल बात कह दी आपने। सुख चाहिए, हर इंसान को सुख चाहिए। शरद जी कह रहे हैं शांति चाहिए, बहुत सुंदर। कंटेंटमेंट, OnePlus फोन से किन्होंने ज्वाइन किया है, आपका नाम भी बड़ा सुंदर रहा होगा, अपने नाम से ज्वाइन करें तो और अच्छा लगेगा। OnePlus से भैया ने किया, दीदी ने ज्वाइन किया, वो कह रहे हैं कंटेंटमेंट चाहिए, संपूर्णता चाहिए, इनर पीस, हैप्पीनेस, रोटी कपड़ा मकान, पीस, हैप्पीनेस, सब कुछ चाहिए। योगेंद्र भैया कह रहे हैं ठीक है। प्रोफेसर सीमा जी कह रही है हैप्पीनेस एंड पीस, ठीक बात। मोर और लेस हम सब कह रहे हैं कि हमारे को ये सब चाहिए। क्लैरिटी ऑफ माइंड भी चाहिए, बहुत सुंदर। अजय भारद्वाज हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े हैं, मैं जानता हूँ, इनको मनी चाहिए, गुड हेल्थ चाहिए, पीस चाहिए, बहुत सुंदर। ईश्वर आपको सब कुछ दे और आप सब सभी वही है ना, सब मिल जाए और सबका सही नियोजन भी कर सके। मूल में हर व्यक्ति की आवश्यकता अगर देखें तो हमें जो सुख चाहिए या शांति चाहिए या संतोष चाहिए, एक शब्द ले लेते हैं हैप्पीनेस फिलहाल के लिए, और उसी हैप्पीनेस को अलग अलग प्रारूप में देख लेंगे। कहीं वो शांति की तरह दिखाई देगा, कहीं वो सेटिस्फेक्शन के रूप में दिखाई देगा। तो आई एम पिकिंग 3 वर्ड्स फ्रॉम ऑल दीज 3, हैप्पीनेस, पीस एंड सेटिस्फेक्शन। और ये हो जाएगा तो जैसे कि कुछ लोगों ने कहा पैसा चाहिए, कुछ लोगों ने कहा कि रोटी कपड़ा चाहिए, कुछ लोगों ने कहा कि नाम सम्मान चाहिए, सेल्फ, ये सब चाहिए, तो वो चीजें भी हम लोग अचीव कर पाएंगे। मूल में अगर ये मिल जाए, जैसे आपके मोबाइल में या किसी भी स्क्रीन पे पिक्सेल्स में 3 फंडामेंटल कलर्स होते हैं, यूनिवर्स में 3 फंडामेंटल कलर्स, उन 3 फंडामेंटल कलर्स के ही कॉम्बिनेशन से इतना कलर्स बन गए। वो 3 फंडामेंटल होंगे तो बाकी सब बात बन जाएगी। ऐसे अपन 3 फंडामेंटल्स ले रहे हैं, 3 हो गए, ये अपने ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये मान लो, ये 3 मिल गए तो बाकी तो अचीव कर ही लेगा इंसान। उसमें क्लैरिटी तो अभी इसी में डिस्कशन करते करते आ जाएगी। तो बहुत सुंदर बात कही किसी ने, मेंटल क्लैरिटी चाहिए। अनुपमा जी कह रही है कि मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। डेफिनेटली अपन इस पे बात कर रहे हैं। आई होप कि टुवर्ड्स द एंड ये क्लैरिटी मिल चुकी होगी। देखो, जीवन में सुख के हर आदमी चाह रहा है सुखी होना। हमें अभी से बोलते बोलते मुझे जब प्यास लग रही है, मैं पानी पी रहा हूँ, पानी मुझे सुख दे रहा है ना। तो मटेरियल हमारे जीवन में सुख देता है, मटेरियल से हमें हैप्पीनेस मिलती है। हमारे पास अभी जिस गैजेट से आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं वो बार बार हैंग होने लगे,
या ये जो टेक्निकल सुविधाएं हम यूज कर रहे हैं ये ठीक ना हो, इंटरनेट की सुविधा ठीक ना हो, तो क्या होगा, सेशन में बार बार डिस्ट्रप्शन आएगा, इंटरप्शन आएगा, तो हम इरिटेट होंगे, अरे यार ये चलना चाहिए, स्मूथली चलना चाहिए। यानी कि सुविधाएं जो हमारे बाहर से सुविधाएं हैं जीवन में, वो हमें सुख देती हैं, नो डाउट अबाउट इट। हम थके हुए आए, पंखा चल रहा हो, घर में लाइट हो, अच्छा लगता है, प्रकाश हो, अंधेरे में हमें पढ़ना हो बैठ के, प्रकाश चाहिए तो प्रकाश की सुविधा हो, ये जरूरी है। तो यानी हमें सुविधाओं से सुख मिलता है, संसाधनों से सुख मिलता है। यस, तो हैप्पीनेस का एक सोर्स तो हो गया मटेरियल, बाहर से मिलने वाला मटेरियल। अच्छा कपड़ा पहनेंगे, सॉफ्ट कपड़ा पहनेंगे, शरीर को कवर, शरीर को कंफर्ट भी दे। सर्दी में गर्मी का कपड़ा पहन लेंगे तो वही कपड़ा अच्छा थोड़ी है, कितना भी सुंदर दिख रहे हो, लेकिन सर्दी में गर्म कपड़ा पहन लो तो दिक्कत में आ जाएंगे, सॉरी गर्मी में गर्म कपड़ा पहन लो तो दिक्कत में आ जाएंगे। तो गर्मी में गर्मी के हिसाब के कपड़े पहनेंगे, वर्षा ऋतु में वर्षा के हिसाब के पहनेंगे। यानी मटेरियल जो हो उसमें भी अक्ल होनी चाहिए, इंसान को समझ होनी चाहिए, वो सही समय पे सही तरीके की चीजों का सेवन करे तो वो उससे सुख पा सकता है। उसमें भी गड़बड़ कर देगा तो दिक्कत हो जाएगी, उसमें भी खाया जा रहा है मटेरियल कंज्यूम किया जा रहा है तो दिक्कत हो ही रही है। दूसरा जो सुख है मनुष्य को वो मिल रहा है, या दूसरे सुख का जो साधन है वो है संबंधों से मिलने वाला सुख। आपका अपने अलावा हर व्यक्ति के साथ में और प्रकृति के हर एलिमेंट के साथ में जो संबंध है उससे भी हमें सुख मिलता है। उसमें हमें अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं, तो सेशन अच्छा रहेगा किस आधार पर कहेंगे सेशन अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप कहेंगे ये यूजफुल था हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इसमें हमें अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं मिली। और नहीं ठीक है साहब कोई बड़ी बात नहीं है, हमने बहुत सारा सुना है, जाना है, कोई खास बात नहीं थी। तो ये क्या हुआ, अगर आपके पास जो नॉलेज है उससे परे आपको कुछ अच्छी चीज मिलेगी तो आप कहेंगे यस इट वाज गुड, अदरवाइज आप कहेंगे इट वाज ओके या इट वाजंट वर्थ इट। तो ये क्या हो रहा है, ये हमारा जो मन है रिलेशंस में, संबंधों में, हमें जब सद्विवेक, सद्भावना, सद्विचार, अच्छी फीलिंग्स, अच्छे थॉट्स जब मिलते हैं तो हम सुखी होते हैं। अगर वही बुरे होते हैं तो हम दुखी होते हैं। कोई हमारे बारे में बुरा सोचे तो हम दुखी हो जाते हैं, अरे हमारे बारे में इतना नेगेटिव क्यों सोचता है वो। कोई हमारे से नेगेटिव भावनाओं का लेन देन करे, बुरी भावनाओं का लेन देन करे, हर्ट की फीलिंग हो, एंगर की फीलिंग हो, लालच की हो, ईर्ष्या की हो, द्वेष की हो, तो हमें दुख लगेगा। तो वहां पर भी सुख का सोर्स क्या है रिलेशनशिप में, उसमें मिलने वाला, लेन देन किया जाने वाला इमोशनल एक्सचेंज, विचारों का और भावनाओं का एक्सचेंज। इन दो चीजों के अलावा क्या कोई तीसरा सोर्स है सुख का? नाउ इट इज योर टर्न टू एनलाइटन मी। आई एम सेइंग, और होपफुली मैं अपनी बात रख पा रहा हूं आपके बीच में, कि मटेरियल से भी हमें सुख मिल रहा है, संबंधों से भी हमें सुख मिल रहा है। उसी को हम संतुष्टि कह देते हैं कि हमें संतुष्टि है, हमारे रिश्तों में संतुष्टि है, सब कुछ अच्छा है, बहुत सुख है, बहुत अच्छा चल रहा है, हमारे पास रोटी कपड़ा मकान रहने को ठीक ठाक है, सब अच्छा है, कोई इतना बुरा हाल नहीं है। वी आर बिलोंगिंग टू अ गुड फैमिली, वी आर हैविंग अ गुड हाउस टू स्टे इन, we are having good gadgets to use, we are having good relations and friends। क्या इन दोनों के बाद कोई और भी सुख बाकी रह जाता है पाना, या इतना पर्याप्त है जीवन में? डू यू थिंक दैट बियॉन्ड दीज टू, या ऐसे लोग मिलते होंगे आपको कि भाई जीवन में भगवान का दिया सब कुछ है, अच्छा घर है, अच्छे सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ कमी खलती है। मोहन जी कह रहे हैं स्माइल ऑन अदर्स फेसेस बाय आवर डीड्स। ओके, बहुत सुंदर। हमारे कार्यों द्वारा दूसरों के चेहरे पर जब मुस्कुराहट आती है तो वो वाला सुख कुछ अलग ही होता है साहब। ये हमें कुछ मिले ना मिले उस पर निर्भर नहीं कर रहा, हमने कुछ किया और किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, ये वाला जो आनंद है, ये वाला जो जॉय है, ये वाला जो हैप्पीनेस है, ये भी एक डायमेंशन है सुख का। बहुत सुंदर मोहन जी, आपने एकदम बात, समय भी बच गया आपकी बात से। तो एक तो है मटेरियल से मिलने वाला सुख जो संसारिक सुविधाओं से मिल रहा है। आपको अपने ऑफिस से घर जाना है, घर से बाजार जाना है, फिलहाल लॉकडाउन में तो कहीं भी नहीं जाना है, लेकिन जब भी कहीं जाना है आपके पास जो संसाधन है वो स्टार्ट ही ना हो। बहुत ही अच्छी गाड़ी है लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही, इतने दिन बाद उसकी बैटरी वीक हो गई या नहीं चल रहा, तो फिर दिक्कत आएगी ना। तो यानी हम दुखी हो जाएंगे। हमें सुविधाओं से सुख मिलता है नो डाउट, लेकिन वो पूर्ण नहीं है। दे आर नेसेसरी फॉर अस। प्लीज इस बात को ध्यान से सुनिएगा। ये सुविधाएं हमारे लिए आवश्यक तो हैं, नितांत आवश्यक है, लेकिन ये पूर्ण नहीं है। एक जानवर के लिए मटेरियल इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट। उसे अपना खाने को, गाय को खाने को चारा मिल गया, वो बहुत है उसके लिए, वो खा रही है बेचारी बैठ के। अब वो कैसे परिवर्तित होगा दूध में, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, उसे उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि दूसरी गाय ने खाया कि नहीं खाया, वो गाय क्या खा रही है, उसका चारा मेरे चारे से ज्यादा हरा है क्या। हम तो साहब होटल में भी जाते हैं तो दूसरे की प्लेट देख के ऑर्डर करते हैं कि हम क्या ऑर्डर करें।
हमारे विवेक तो मेंटल क्लैरिटी तो इतनी बुरी है नहीं, हमें तो मेंटल क्लैरिटी के लिए एक मेन्यू नहीं, दूसरे की थाली दिखती है कि वो क्या खा रहा है। एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर सकें। तो हम अपनी इनर क्लैरिटी जो ला रहे हैं उसमें ये बात समझ लें कि मटेरियल जो है वो सीमित मात्रा में हमें सुखी दे सकता है, उसके बाद में नहीं। आप अगर ज्यादा सो भी लें, जैसे नींद भी एक आवश्यकता है, मटेरियल फुलफिलमेंट है भी। आप थके हुए आए, आपको नींद अच्छी आ रही है, आप सो गए, अच्छे से अच्छे बिस्तर पे सोए हो। देखो थका आदमी तो जमीन पे भी सो जाता है, बढ़िया नींद ले लेता है, और जिसका दिमाग ना शांत हो तो वो तो बढ़िया से बढ़िया बिस्तर पे भी नहीं सो पाता। गरीब आदमी तो जो खुश है, अगर सुखी है, तो वो तो रोटी थोड़ी सी भी खा लेगा प्याज से गुड़ से, तो भी उसका शरीर बन जाएगा। अच्छा आदमी कहलाने वाला संसार में जो अच्छा ऊंचा घराने का ये वो, उसके पास सुविधाएं बहुत है, लेकिन उसको डायबिटीज है और चीजें, वो खाना खा ही नहीं पा रहा, या उसके आपसी मनमुटाव ऐसे हैं कि वो घर में बैठ के शांति से खा ही नहीं पा रहा। तो इसीलिए ये अपूर्ण है, होते हुए भी अपूर्ण है। जानवर के लिए मटेरियल फुलफिलमेंट सफिशिएंट है, ज्यादा कोई चीज से ज्यादा लेना देना नहीं। कुछ जानवर ऐसे होंगे जिनको थोड़े बहुत इमोशंस भी आप देखते हैं कि उनमें एक्सप्रेशंस हैं। कुछ जीव जंतु ऐसे हैं तो जो जितना नजदीक है इमोशंस को समझने के, वो इंसानी इसके साथ में नजदीक है, हमारी स्पीशीज के साथ। जैसे डॉग हो गया, हॉर्स हो गया, काऊ हो गई, इसलिए इन सबको हम ज्यादा नजदीक में देखते या पाते हैं। अदरवाइज ऐसे जानवर भी हैं जिनको कोई लेना देना नहीं है एक दूसरे से, या है भी तो बहुत सीमित मात्रा में। आप क्षमा करना, जो डॉग लवर्स हो मुझे क्षमा करें, मैं भी डॉग लवर हूँ, लेकिन एक कुत्ते को आप खाना दो, उसके बच्चों को, वो पहले खुद मुंह मारता है कि मुझे खाना है। पहले जो बचेगा वो बच्चा खा ले, नहीं तो पहले कुत्ता खाएगा, वो अपने बच्चे तक को नहीं खाने देगा। तो उसके लिए मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मनुष्य भी भूलवश अगर ऐसे जिएगा तो फिर पूर्ण हैप्पीनेस की तरफ जा ही नहीं पाएगा। तीसरा जो सोर्स आपने कहा कि वो हमारे भीतर से आता है, वो हमारे भीतर का जो सोर्स है, अरे वाह कोई बहुत अच्छे से डिजाइन बना रहा है, ये एरोज वेरोज बना रहे हो, बहुत अच्छा है, लेकिन ज्यादा मत बनाओ, कंफ्यूजन, ये मैंने नहीं बनाए हैं, अपना छोटा सा ट्रायंगल है। तो ये जो 3 डायमेंशंस हैं हैप्पीनेस के, जैसे अभी मेरे पास मैसेज आया है कि थॉटफुलनेस टू द सोर्स और गॉड, जो सोर्स है उससे जुड़ना, वो भी एक सुख का जो है बहुत बड़ा वो है। मैं बना देता हूँ सर्किल, जिन्होंने बनाया कष्ट न लें। ये देखिए मटेरियल फुलफिलमेंट के ऊपर एक सर्किल बनाया किसी ने, बिल्कुल ठीक बनाया। ये मटेरियल फुलफिलमेंट में जीना ही अधूरा जीना है। इसी वजह से हम अपनी क्षमताओं का ठीक से विकास नहीं कर पा रहे, इनर स्ट्रेंथ, इनर कैपेबिलिटीज का डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे। मेरा विनम्र प्रार्थना है स्क्रीन के ऊपर ना चलाएं, पैर तो नहीं चला रहे होंगे पर हाथ ना चलाएं। अब सोच कर देखो, क्विकली एक एक्सरसाइज और करते हैं 1-1.5 मिनट में। इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या लगता है? भीतर से मिलने वाला सुख, बाहर के संबंधों से मिलने वाला सुख, या बाहर की सुविधाओं से मिलने वाला सुख? एंड माइंड यू, बाहर से मिलने वाला सुख बाहर पर डिपेंडेंट है, वो हमारे हाथ में नहीं है। और जो बाहर वाला है वो किसी दूसरे व्यक्ति या पदार्थ पर निर्भर कर रहा है। तो इन तीनों में से अगर हमें प्रायोरिटाइज करना हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैप्पीनेस का सोर्स कौन सा है? इनर पीस। मनीष जी ने शुरुआत करी है, थैंक यू मनीष जी। Oh, I am happy some students have joined. Wonderful. सीमा जी कह रही है इनर पीस, ओके। तो छोटा भी लिख सकते हैं, IP लिख दो, इनर पीस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इनर पीस है ना। अक्षत ये बेटा वो वाला पीस नहीं है टुकड़े वाला, ये शांति वाला है, पीस, PEACE वाला, IP है ना। तो अभी हम सब इस बात से स्वीकार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये इनर पीस है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। तो मैं मान लेता हूँ कि सभी लोग ये मानते हैं इनर पीस। दूसरा, जब अंदर की शांति के बारे में दूसरा किसको इंपॉर्टेंस दें? संबंधों को दें कि सामान को दें? नेक्स्ट विल बी MS मेंटल सेटिस्फेक्शन, या MF मटेरियल फुलफिलमेंट। नंबर 2 किसको दें? MS है ना, मेंटल सेटिस्फेक्शन। मेंटल सेटिस्फेक्शन यानी संबंधों को प्रायोरिटी देनी चाहिए फिर। और तीसरा दे देते हैं मटेरियल को, क्योंकि वही बचा। अब जरा मूल्यांकन करना, ये तो हुई थियोरेटिकल सैद्धांतिक बात जो आपने कही। यहाँ ऐसा होना चाहिए कि सबसे ज्यादा हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए अंदर वाले सुख को, फिर देनी चाहिए संबंधों को, और फिर देनी चाहिए मटेरियल फुलफिलमेंट को, यानी सामान सुविधाओं। अब जरा प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन में जाना और ईमानदारी से मूल्यांकन करना, हम किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? हमारा जीवन जीने का शैली क्या है, ये हमारे को बता देगा हमें काम कहाँ करना है। तो एक अच्छा क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे तो प्रोग्रेस का पाथ, एक रोड मैप बना पाएंगे। इंसान कहाँ फोकस कर रहा है? ज्यादा मटेरियल मिल जाए, मटेरियल खोने का डर बहुत ज्यादा है। अभी मान लो, क्षमा करना, एक एग्जांपल ऐसा दे रहा हूँ, अभी जिसकी सैलरी कट हो रही हो,
या जिसको अपनी जॉब से ऐसा लग रहा हो कि अरे यार ये जॉब छूट जाएगी, कोई ऐसा व्यक्ति हो, जरूर नहीं हमारे बीच में हो, कहीं भी ऐसा हो, अभी की परिस्थितियों को देखते हुए मैं जानता हूँ कई लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, वो व्यक्ति सुविधाओं के खोने का डर इतना ज्यादा है हमें, अरे हमारी सुविधा कम ना हो जाए। चलो थोड़ी देर के लिए समझ लो, ये तो बड़े एग्जांपल्स हो गए, घर में लाइट चली जाए, बैकअप भी नहीं काम करे, हम कितना बेचैन हो जाते हैं। वो मटेरियल हमें जब नहीं मिलता है उससे हम इतना दुखी होने लग जाते हैं। लेकिन अगर हमारे करने से, किसी ने बहुत सुंदर बात कही थी कि हमारे कृत्यों के माध्यम से दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, हमारे भीतर वाले को, या अभी किसी ने कहा था कि मैं एक गॉड के साथ जुड़ना, भगवान के साथ जुड़ना, शरद जी ने कहा थॉटफुलनेस टू द सोर्स, तो वो छूट जाती है तो इंसान इतना दुखी नहीं होता। लेकिन सामान छूट जाए, कोई चीज खराब हो जाए, हम परेशानी हो जाती है, हमारे सर पे उठा लेते हैं हम पूरे जीवन को। हमने अपने मटेरियल को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है कि एक छोटे से एग्जांपल से देखिए, जिनके घर में छोटा बच्चा हो, रोने वाला, जो छोटा बच्चा रोता हो, कभी कभी छोटे बच्चे रोते ही, अधिकतर कुछ चाहिए होता है, बेचारे कैसे मांगेंगे, वाणी आती नहीं, बोलना आता नहीं, तो बच्चा रोए और फोन रोए, पहले किसको चुप कराता है इंसान? फोन की तरफ भागता है कि भैया फोन शांत हो जाए, पहले देखें फोन को उठाएं, किसका फोन है, ये ज्यादा जरूरी है, ऑफिस से होगा, बच्चा बाद में शांत हो जाएगा। इंसान ने रिश्तों को भी जीना शुरू कर दिया है मटेरियल के माध्यम से। छोटा बच्चा कहता है दादी मेरे लिए क्या खिलौना लाई हो, अच्छा लाई हो कि नहीं लाई हो, मटेरियल क्या लाई हो, मम्मी मेरे लिए ऑफिस से आते हुए क्या लाई हो, चॉकलेट लाई हो मेरी पसंद की कि नहीं, पापा आइसक्रीम लाई हो कि नहीं, पापा लेट आए हो, चलो घुमाने लेके चलो, अब कॉम्पनसेट करो, मुझे कुछ नया दिला के लाओ। हमने ऐसा सिस्टम बना दिया है जो पूरा मटेरियल ओरिएंटेड हो गया है, जिसमें प्रायोरिटी मटेरियल पे चली गई है। तो सारा समय 24 घंटे का जीवन उठा के देखें तो ज्यादा कमाएं कैसे, ज्यादा बनाएं कैसे, इसमें ज्यादा चिंतन जा रहा है। समय मिलता है तो रिश्तों पे जाते हैं, रिश्तों में भी फिर मटेरियल बीच में आ जाता है, लेन देन, किसी के यहाँ जा रहे हैं तो क्या देंगे, कोई आ रहा है तो क्या लाया क्या नहीं लाया, इस आधार पर उसकी भावनाओं को हम तौल के देखते हैं। कितना ज्यादा हमारा चिंतन एक डायमेंशनल हो गया, यूनि डायमेंशनल। मैं ये नहीं कह रहा मटेरियल गलत है, कहीं भी मैं इसको लो नहीं, डिग्रेड नहीं कर रहा। आपको गुरुदेव ने एक बड़ा अच्छा सूत्र दिया, प्रसन्न रहने के 2 ही उपाय, आवश्यकताओं का निर्धारण करें और परिस्थिति से तालमेल बिठाएं। अभी देखो कोरोना हमें कितनी स्पिरिचुअल टीचिंग्स दे रहा है, हम अपने यूट्यूब चैनल पे डालते रहते हैं पॉज एंड लर्न में छोटे छोटे वीडियोस। तो एक दिन हमने वीडियो बनाया कि कोरोना ने हमें आध्यात्मिक बना दिया, हम सेल्फ रिलायंट हो गए, अपना काम खुद कर रहे हैं, ये अध्यात्म का लक्षण है। हमारा पेशेंस बढ़ रहा है, जिन लोगों से हमारी बनती नहीं थी। अभी देखो पहले कभी घर में झगड़ा हो जाए, आदमी अपनी बाइक उठा के बाहर चला जाता है, थोड़े दिन ऑफिस में रहता है, थोड़े समय घर पे रहता है, तो कम से कम कहते हैं ना थोड़ी दूरी से थोड़ा प्यार बना रहता है। अब रोज ही सुबह से शाम तक ऑफिस भी घर में है, घर वाले भी घर में है, तो फिर तकरार भी बढ़ जाती है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है, अरे ये संभालेंगे तुम्हें संभालना। तो ऐसे में आदमी का पेशेंस बढ़ रहा है, आदमी की सोचने की ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस निकाल रहा है, क्रिएटिविटी बढ़ रही है, आदमी का धैर्य बढ़ रहा है, आदमी के अंदर पवित्रता आ रही है, धीरे धीरे हाइजीन आ रहा है ना, कितना हाइजीन आ गया, देखो बाहरी पवित्रता फिर अंदर की भी आ जाए, क्रिया से भावना पैदा हो जाती है। तो ये कोरोना एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, नहीं? इसने हमें बहुत कुछ ऐसा अच्छा सिखाना, आवश्यकताओं का निर्धारण करने, डस्टबिन सब कम भरते हैं, नहीं अब हम खुद बनाते हैं, नहीं तो यूज एंड थ्रो, अरे अब मिलेगा ही कम, ध्यान से खाओ, जितना बनाना है जितना खाना है उतना ही बनाओ, वेस्ट मत करो। आदमी संभल रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, गार्बेज कम हो रहा है और चीजें कम हो रही है, पोल्यूशन कम हो रहा है, और फिर भी देखो जीवन चल रहा है। हमने परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाया, तो जो बना रहा है परिस्थितियों के साथ तालमेल और आवश्यकताएं जिसने निर्धारित कर ली, वो सुखी से लॉकडाउन बिता रहा है, और जो गड़बड़ में है वो परेशान है। आपकी आवश्यकता अगर ये है कि आप दुनिया के सबसे पैसे वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं, बनिए, आप आवश्यकता का निर्धारण करिए और फिर उसका एक रोड मैप बनाइए, चलिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप आवश्यकताओं का निर्धारण नहीं करते तो हमारा हाल कैसा है, हमारी वार्डरोब में कितना कपड़ा रखा है, अभी हमसे कोई पूछे नहीं मालूम साहब, कितनी शर्ट्स हैं, कितने कपड़े हैं, कितने जोड़ी, नहीं मालूम। और अभी आ जाए कि मिंत्रा इज बैक, चलो सेल लगी है, लॉकडाउन खत्म हुआ, उस पर एक सेल बना दी हमने, और आदमी जाता है और तुरंत विंडो शॉपिंग चालू कर देता है, कुछ नहीं तो 2-4 कपड़े तो उठा के ले ही आता है। ऑनलाइन करना है बैठे बैठे, कहीं बाहर जाना है, चलो अभी तो मॉल्स जल्दी से नहीं खुलेंगे, वरना देखो हर जगह सेल 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 सेल। आदमी को मालूम नहीं उसे चाहिए क्या, लेकिन लेने पहुंच रहा है, बस ये गलत हो रहा है। ये कहीं नहीं कहा जा रहा कि मटेरियल अच्छा नहीं है, आप लीजिए मटेरियल को, जितना आपको कंज्यूम करना है लेके आइए, लेकिन आपको पता नहीं कंज्यूम क्या करना है, आप ले आए तो वो परेशानी का ही कारण बन रहा है, वो किसी और का हिस्सा भी खराब हो रहा है, और आप जिसके हिस्से का ले आए वो भी नुकसान में, आप ले आए आप भी नुकसान में। इसलिए हमें एक बहुत ज्यादा ह्यूज शिफ्ट
क्रिएट करने की जरूरत है। हमने जो मटेरियल पर अपना अपना फोकस कर दिया, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि एनिमल कॉन्शियसनेस में जीना है, वो पशु के लिए बहुत है, पर मानवीय चेतना में जीने के लिए, ह्यूमन कॉन्शियसनेस में जीने के लिए, माता जी एक भजन गाती थी, एक दिन ही जी मगर इंसान बन के जी। एक दिन जी, भले भले एक दिन का जीवन, बहुत लंबी चौड़ी योजना की बात नहीं है। आज का जीवन क्या मैंने शानदार तरीके से जिया कि नहीं? आज के दिन में मेरे कार्यों के द्वारा किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई कि नहीं? आएगी तो मुझे भीतर का आनंद मिलेगा। आज मेरे संबंधों में मैंने अच्छे विचारों, अच्छे भावनाओं का लेन देन किया कि नहीं? ये स्ट्रेंथ है हमारी। और आज जो मेरे पास मटेरियल था उसका मैंने सही सदुपयोग किया कि नहीं? चाहे ऑफिस का हो, चाहे घर का हो, चाहे अपना हो, चाहे समाज का हो, हमने उस मटेरियल का सही सदुपयोग किया कि नहीं? अगर सदुपयोग किया, सदुपयोग में भी योग शब्द है तो बैलेंस्ड है। और अगर उपभोग किया, ये उपभोक्ता शब्द बहुत गलत है, कंज्यूमर, तो भैया कंज्यूमर तो कंज्यूमरिज्म में फंसेगा, फिर तो मन को ही कंज्यूम कर लेगा। हर समय हम कंजम्पशन में लगे रहेंगे, प्रोडक्शन कंजम्पशन, प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं? कंज्यूम ज्यादा करना, डिमांड सप्लाई मीट करते, तो इसलिए ये गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अगर हमने भीतर वाले को, जिससे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, जो परमानेंट सोर्स है हैप्पीनेस का, कौन सा है? जब आप उसको सुनते हो, देखो जब अगर मैं आपसे भी कुछ झूठ बोलूं तो मुझे मालूम है मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरा अंदर वाला बता देगा अंकुर तो झूठ बोल रहा है। तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर जो घटित हो रहा है, कोई बैठा है ना जो देख रहा है, जो बता रहा है। हम गलत बोलते हैं तो हम किसी का रिस्पेक्ट या डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो हम बनावटी होते हैं, तो हम सच्चे होते हैं, तो झूठे होते हैं। तो हमारे भीतर वाली जो कंसाइंस, जिसे हम कहते हैं, अंग्रेजी में एक शब्द आता है कंसाइंस, विवेक, वॉइस ऑफ द कॉन्शियसनेस, कंसाइंस, वो बता देती है और वही बैठ के लेखा जोखा लिख लेते हैं, ये सही था, ये गलत था। हम उसे माने ना माने, हमारा मन उसे नकार देता है, हमारी ईगो से नकार देती है, अरे नहीं संसार में झूठ बोल के काम चलता है, तो झूठ बोलेंगे। और हम अपनी स्ट्रेंथ, हमारा डिनोमिनेटर वीक होता चला जाता है। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन इनर स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ इज द डिनोमिनेटर, द स्ट्रॉन्गर द डिनोमिनेटर द लोअर द स्ट्रेस, द मोर स्ट्रेंथेंड यू आर द लोअर द डिप्रेशन और एंजाइटी और एनी सच थिंग। तो हमारे जीवन में कहीं भी अगर फियर बैठा है, कहीं भी एंजाइटी, मतलब हो गया, अब ये ना सोचें हमें तो, हम तो एंजाइटी की दवा नहीं खाते, हमें तो एंजाइटी नहीं है, बहुत बार तो हमें पता ही नहीं होता। जैसे सिंपल उसमें बताऊं, क्यूरोसिटी तो समझते हैं, जिज्ञासा, आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो एंजाइटी और क्यूरोसिटी एक ही चीज के दो डिग्रीज हैं। क्यूरियस होना मतलब जिज्ञासु होना कि क्या होगा, और एंशियस हो जाना मतलब वो उसकी हायर डिग्री हो गई। ये जिज्ञासा होना कि लॉकडाउन कब खुलेगा, ये जिज्ञासा होना कि हमारा रिजल्ट कैसा आएगा, ये जिज्ञासा होना कि अगले सेमेस्टर में कैसी पढ़ाई होगी, ये जिज्ञासा होना कि जीवन में आने वाले दिनों में क्या होना है, ये कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि इससे आप अपने गोल सेट करते हो, इससे आप भविष्य में जाते हो, देखते हो, हाँ मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, बनना चाहती हूँ, ये पाना चाहती हूँ, ठीक है मुझे इसके लिए तैयारी करनी है। लेकिन इसी को ये नहीं मिला तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा बार बार जब व्यक्ति सोचने लगता है तो वही क्यूरोसिटी एंजाइटी में बदल जाती है। भगवान बुद्ध कहते थे, those who live in the future remain anxious, those who live in the past remain depressed, those who want to attain peace must learn to live in present। इस मोमेंट में ही शांति है। अगर आपको सुख, शांति, संतोष जो आप चाह रहे हैं, जो हम सब ने कहा यस दैट इज आवर नीड, जीवन की आवश्यकता है, तो फिर उस पर काम करने के लिए वर्तमान में आना होगा। इसलिए जितनी भी टेक्निक्स, जो अध्यात्म है ना, वो शब्द ही यही है, अधि आत्म, अधि माने निकट, आत्म माने सेल्फ, द साइंस, द प्रैक्टिसेस व्हिच ब्रिंग्स मी, और द आर्ट व्हिच ब्रिंग्स मी क्लोजर टू माय ओन सेल्फ इज स्पिरिचुअलिटी। और ये दुनिया का एकमात्र, अभी मैं को शायद इन्होंने भेजा था, नीति ने, आपके यहाँ बहुत अच्छे अच्छे टॉक्स हुए, तो मैंने उनसे पूछा तो उसमें कई अच्छे अच्छे सेजेस आए, और शायद चिन्मयानंद मिशन से एक मुनि जी थे जिन्होंने शायद उन्होंने बात कही थी, मैंने सुना उनको थोड़ी देर, अच्छा लगा। माइंड पे बात हुई थी, आप लोगों ने सेशन बहुत अच्छे से रिसीव भी किया था कि हाउ आवर माइंड से, यू नो, व्हाट यू हेट यू मैनिफेस्ट, व्हाट यू फियर यू मैनिफेस्ट, व्हाट यू हेट व्हाट यू बिकम, ऐसा उन्होंने कहा। तो उनकी ही शायद बात थी कि मैं मिस कर गया, क्या बात हो रही थी, कैन समवन हेल्प मी रिकलेक्ट, मेरा थ्रेड चला गया, कहाँ थे अपन? सर सेज टॉक की बात कर रहे थे, कुछ माइंड के ऊपर। उनसे पहले, उनका इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं कुछ कह रहा था, चलिए इंपॉर्टेंट होगी तो भगवान याद दिला देगा, वरना कोई दिक्कत नहीं। कहने का मूल भाव यही है कि वो जो भीतर वाली सुख है, भीतर वाला जो अध्यात्म पे बात हो रही, थैंक यू नीति, थैंक यू। तो अध्यात्म वो साइंस है, तो उन्होंने कहा था शायद कि दिस इज द ओनली सब्जेक्ट, स्पिरिचुअलिटी इज द ओनली सब्जेक्ट व्हिच हेल्प्स यू, व्हिच टीचेस यू हाउ टू हैंडल योरसेल्फ, है ना, जो आपको खुद को
कैसे संभालना है, बनाना है, इस पर। और कोई सब्जेक्ट भीतर वाली चीजों को यूटिलाइज करना नहीं सिखाता, इनर फैकल्टीज को यूटिलाइज करना नहीं सिखाता। बाकी सारे सब्जेक्ट्स बाहर की चीजों को कैसे हम चेंज कर लें, मॉडिफाई कर लें, ये इक्वेशन यहाँ लगा दें तो क्या हो जाएगा, ये केमिकल रिएक्शन क्या पैदा कर देगी, ये बाहर की चीजों में सब चेंजेस करना सिखाती हैं। पर भीतर की अंदर के एग्जिस्टेंस में चेंज लाना, ये जो चेंज आपने अभी देखा कि हाँ यार सीक्वेंस होना चाहिए 1 2 3, पर मैं जब 24 घंटे के जीवन का मूल्यांकन करता हूँ तो देखता हूँ कि मेरा सीक्वेंस इस तरह से नहीं है, मेरा वेटेज काफी ज्यादा डाइवर्टेड है इससे, तो मुझे अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। तो ये जब आवश्यकता, ये नीड एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुआ, एसओपी हो गया ये। अब इसके बेसिस पर जो भी प्रयोग मैं अपने जीवन में लाऊंगा वो कुछ भी हो सकते हैं। आप हो सकता है एकांत में वॉक करना पसंद करें सुबह उठ के, कि अकेले में जब वॉक करता हूँ तो मुझे बहुत सॉर्टिंग मिलती है। कोई हो सकता है कि मेडिटेशन पे काम करे, कोई ऐसा कोई होगा जो प्राणायाम के थ्रू हेल्प ले, कोई ऐसा होगा जो सत्संग के थ्रू हेल्प लेगा, कोई बुक्स रीड करेगा। इस तरह के अरेंजमेंट्स अपने आसपास बनाएंगे और कॉन्शियस एफर्ट्स रखेंगे कि हाँ मुझे ये अलाइनमेंट ठीक करना है। तो अब वो एफर्ट्स क्या हुए, वो स्पिरिचुअलिटी हो गई। अध्यात्म का पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है। अध्यात्म का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप, गुरुदेव कहते थे गायत्री माता ये नहीं देखेगी तूने कितने मंत्र जपे, ये देखेगी तूने किस भावना से जपे। तुम्हारी भावना कैसी थी, तुम्हारा इंटेंट क्या था, तुम्हारा उद्देश्य क्या था, कोई हिसाब लेने थोड़ी बैठा है ना। एक 2-3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, लोग लिख रहे हैं, देख लेता हूँ क्या है। माइंड को एक जगह पर कांस्टेंट कैसे रखें, मनीष जी का प्रश्न है। एज अ स्टूडेंट बहुत आवश्यक भी है, और मैं तो कहूँगा हम सभी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखना ही है जीवन के हर पड़ाव पे। इसकी आवश्यकता है कि मैं लेता हूँ भैया, इस प्रश्न को लेता हूँ, और मेहनत करेंगे तभी फल में खुशी और करने की चाह होनी चाहिए। अगर दिमाग में ही ढेर भर के बातें चल रही हों फिर बाहरी कुछ भी करना व्यर्थ है। मेहनत करेंगे तभी फल मिलेगा। दोबारा कॉपी पेस्ट किया, ठीक है, बिल्कुल सही बात कि जब दिमाग में बहुत कुछ चल रहा हो तो फिर बाहर अगर एफर्ट्स किए भी तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मन को शांत रखना ही पड़ेगा। तो इस मन को शांत कैसे रखें, इस मन को एकाग्र कैसे रखें, कॉन्स्टेंटली इसका एक जगह ओरिएंटेशन कैसे बनाए रखें, ये प्रश्न आ रहे हैं। मैं इन प्रश्नों को लेता हूँ बस थोड़ी सी बात करके। इस तस्वीर को देख के आप लोगों को क्या लग रहा है? मैं 2-3 तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी बताओ। 2-3 पिक्चर्स के माध्यम से देखिए मन कहाँ पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। जो फर्स्ट फीलिंग मन में आ रही है, फर्स्ट थॉट मन में आ रहा है, वो बताना। फ्रेंड्स हैं ये, ठीक है। हैप्पीनेस, ठीक, बहुत सुंदर। फर्स्ट थॉट जो आपको फर्स्ट फीलिंग आ रही है अपने मन में, ये देख के, अरे इन दोनों को देख के बहुत इनोसेंस आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, दोस्त हैं, प्रेम है, बहुत सुंदर। तो अभी देखो आपको जो फर्स्ट फीलिंग आ रही है, इनको देख के एक तस्वीर देखी आपने और आपको सब पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही हैं, स्ट्रेंथ आ रही है, मौसमी जी कह रही हैं, दोनों खुश हैं, आशीष जी कह रहे हैं। किसी को इनकी गरीबी दिखाई नहीं दे रही फर्स्ट मोमेंट पे। थोड़ी देर देखेंगे तो हाँ लगेगा यार गरीब है, इसके फटे कपड़े हैं, ये बेचारे के सर पे बाल नहीं है। आदमी को स्ट्रेस हो जाता है, बाल नहीं उगते तो जा जाके हेयर ट्रांसप्लांट कराता रहता है। लिविंग इन प्रेजेंट, बहुत सुंदर शरद जी। आदमी वर्तमान में जी रहा है, ये बच्चे अभी में खुश हैं। इनको घर जाके खाने को मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा, दे आर हैप्पी विद ईच अदर। हो सकता है कहीं मजदूरी करके आ रहे हो सकता है कोई बीमार हो सकता है खेल के आ रहे हो, जो भी करके आ रहे हो, बट दे आर सो वेरी हैप्पी। और वो हैप्पीनेस हम तक कन्वे हो पा रही है, इनको देख हम भी हैप्पी फील कर पा रहे हैं। एक तस्वीर देखकर हमारे अंदर खुशी की लहर दौड़ रही है, हम आनंदित फील कर रहे हैं, हमारी इनर एक तरह से कह लो पीस बढ़ रही है। ये तस्वीर देख के कैसा लग रहा है? फर्स्ट फीलिंग जो मन में आ रही है। इसके बाद एक और दिखाऊंगा, 3 तस्वीरें आपको। पहला भाव जो आपके मन के पटल पर आए ये तस्वीर देखकर, वो बताइए। यहाँ पे प्रेम दिखाई दे रहा है, केयर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही। केयरिंग एक एक्स्ट्रा फीलिंग यहाँ पर नजर आ रही है। और ये प्रेम मनुष्य से मनुष्य नहीं, मनुष्य से दूसरे प्राणियों के बीच का प्रेम है। तो यहाँ पर भी वो आ रहा है। किसी ने कहा बहुत क्यूट लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है इसे देख। यानी ये देखकर हमारे मन में भी एक केयरिंग का, एक क्यूटनेस का फीलिंग आ रहा है, हमारे चेहरे पे भी हल्की सी मुस्कुराहट आ रही है। वाह क्या तस्वीर है। नहीं, एक चीज और दिखाता हूँ और उसके बाद में आप लोगों के साथ बात को आगे बढ़ाऊंगा। ये तस्वीर देखकर क्या नजर आ रहा है? गहराई से देखिए, गौर से देखिए और बताइए। यहाँ भी हैप्पीनेस दिख रही है, डॉक्टर सुनीता जी कह रही है हैप्पीनेस, ठीक है। और अपनी खुशी में मस्त, बहुत सुंदर, अपनी खुशी में मस्त। डॉक्टर कुमार कह रहे हैं मस्ती है यहाँ पे, फुल मस्ती। अच्छा देखो, सोच कर देखो तो इन बच्चों के पास ना तो किसी म्यूजिक एकेडमी से इन्होंने कोई ट्रेनिंग ली हुई
है ना, फन है, मस्ती है, फ्रेंडशिप है, अपने आप में मस्त है, मग्न है, परिस्थिति के साथ में मजे कर रहे हैं, मस्ती एंड फन, ठीक, मोरलेस हम सब ने अपनी बात पहुंच रही है सबकी बात। और मस्ती पैसे की मोहताज नहीं है, ये बात आई, मतलब परिस्थितियों की, पैसे की या सुविधाओं की मोहताज नहीं है। पैसे की जगह हम सुविधा कह रहे थे, इनके पास कोई सुविधा नहीं है, एक के पास ड्रम है, एक के पास झाड़ू है, दो के पास, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि इनके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छे हैं। आदमी रोता है, हमारे पास जब अच्छा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा तो हम सीखेंगे, हमारे पास कोई अच्छा टीचर होगा तो हम सीखेंगे। अरे सीखने वाले के लिए हर चीज खुद रेडी हो जाती है आने के लिए, तुम पहले सीखने का जज्बा पैदा करो, और जज्बे के साथ साथ वो एक फन होना चाहिए अंदर, एक खुशी होनी चाहिए कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं, इसलिए नहीं सीख रहे कि हम कुछ साबित करना चाहते हैं। तानसेन जब गाते थे तो अकबर कहते थे तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं गा सकता। बोले नहीं साहब, हमसे अच्छा गाने वाले एक और हैं। कौन? हमारे गुरुजी। बोले चलो उनको बुलाओ, वो हमारे लिए भी गाएं ना। We have to wrap up in 5 minutes due to some issues. ठीक है नीति, मैं कर देता हूँ। तो तानसेन ने कहा नहीं, वो आएंगे, आके नहीं गाएंगे, वो अपनी खुशी के लिए गाते हैं। जब तक आपके अंदर वो खुशी नहीं है, आप कोई भी काम करोगे मजा नहीं आएगा, है ना। तो ये जो 3 बच्चे दिख रहे हैं, ये अपनी मस्ती में मस्त है, इनके पास ना तो कोई सुविधा है, ना कोई ट्रेनिंग है, ना ही जो ये कर रहे हैं उससे कोई म्यूजिक पैदा हो रहा है, लेकिन ये इस हाल में खुश हैं। खुशी होने के लिए हमें मटेरियल हो ना हो कोई मतलब नहीं, हमारे पास कुछ अच्छे मित्र हो, हमारे पास जज्बा होना चाहिए, हमारे पास एक ओरिएंटेशन होना चाहिए, वो आ जाएगा तो हम बिल्कुल कर ले जाएंगे। चौथी चीज जो इस मूवी में, इस फोटो में शायद आप मिस कर रहे हो, एक चौथा व्यक्ति खिड़की के पीछे बाईं तरफ ऊपर देखिए, कोई अंदर से झांक रहा है, और देखने से ऐसा लग रहा है कि वो भी खुश है, वो बुजुर्ग व्यक्ति भी खुश है। इनकी खुशी देखकर वो भी खुश है, आप और मैं भी खुश हैं, हम सब खुश हैं। ये है स्ट्रेंथ अंदर की, क्योंकि अपने पास सिर्फ 5 मिनट में से भी आधा मिनट निकल चुका है, 4.5 मिनट है, मेरा टाइमर ऑन है यहाँ पे नहीं थी, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने ये ओरिएंटेशन कर लिया तो जीवन रूपी वृक्ष आपका, जड़ें हैं, अंदर की शांति, अंदर का सुख, ये है तो कुछ भी अचीव किया जा सकता है। आज अगर परिस्थितियां बदल भी गई हैं तो इसमें भी रास्ते निकाले जा सकते हैं। अगर आपके पास अंदर की शांति नहीं है तो आप क्रिएटिव सोल्यूशंस कैसे निकालोगे, आप ऑल्टरनेट्स कैसे निकालोगे। परिस्थितियां तो बार बार बनेंगी और बिगड़ेंगी, कभी आपके फेवर में होंगी, कभी आपके अगेंस्ट होंगी। ऐसे में आप भीतर में जब स्थित होंगे, स्थिर होंगे, गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा हे अर्जुन तू समता में आ जा, स्थित प्रज्ञ हो जा, स्टेबल हो जा। योग बने स्टेबिलिटी, योग बने ये नहीं कि कितना शरीर मोड़ सकते हैं, कितना घुमा सकते हैं, अगर ऐसा होता तो सर्कस का हर जिम्नास्ट योगी होता, नहीं। योग बने मन कितना कंट्रोल में है। तो मैं तुरंत क्वेश्चन पे आता हूँ, जो क्वेश्चन आया था कि मन को कांस्टेंट कैसे रखें, उस प्रश्न पे आता हूँ। मनीष जी का प्रश्न था, हाउ डू आई स्ट्रेंथन माई सेल्फ। मैं एक ही सोल्यूशन दे रहा हूँ, आप कुछ कर सके ना करें, ये एक सोल्यूशन कर लीजिएगा। इस सोल्यूशन को आपने सुना होगा, इसका नाम है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड क्या होता है? कृतज्ञता का भाव। अरे साहब इससे मेरे कंसंट्रेशन अच्छा हो जाएगा, अरे आप देख करके देखो इससे क्या नहीं अच्छा हो जाएगा। इससे भी 3 चीजें मिलेंगी आपके फिजिकल लेवल पर आप फिट रहेंगे, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, ये साइंटिफिक प्रयोग हो चुके हैं। बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है, बॉडी की फिटनेस बढ़ाता है, आपकी स्लीप अच्छी होती है, आप अच्छी नींद आती है तो आपका दिन की शुरुआत अच्छी होती है, आप पॉजिटिव होते हैं, आपके अंदर अच्छे हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स जो हमारे शरीर में होते हैं, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, ये डोपामिन, ये सब सिक्रीट होते हैं। डोपामिन तो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये सारे। डोपामिन तो देखा गया कि नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में, मेमोरी शार्प करता है, ब्रेन के हाइपोथैलेमस पे, एमिगडाला पे, ऐसे रीजन्स जहां पर इमोशनल पैटर्न्स सेव होते हैं, वहां पर अगर कोई व्यक्ति ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करता है तो उसके अंदर फिटनेस आती चली जाती है फिजिकल लेवल पर। ऑफ कोर्स मेंटल लेवल पर यू बिकम मोर एंड मोर हैप्पियर। शरीर अच्छा है, अगर सेहत अच्छी बनी हुई है तो डेफिनेटली हमारे अंदर, मन के अंदर भी प्रसन्नता और बढ़ने लग जाएगी। और तीसरा, बेटर you become better as an individual, people see you as a better, more composed, more stable individual। तो ये जो ग्रेटिट्यूड है, जिसको गुरुदेव ने कहा कि मनुष्य अगर कृतज्ञ होना सीख ले फिर से, इसीलिए दुखी है कि वो कृतज्ञ नहीं हो पाता। कृतज्ञता मीन्स, ग्रेटिट्यूड मीन्स seeing what good you have in life, counting on your blessings। when you count on what good you have more to count upon। एक प्रयास करना मित्रों, अगर कुछ कर सको ना कर सको, इतनी लंबी बात, 1 घंटा 6 मिनट हो गए बोलते हुए, 2 मिनट और बात करेंगे। अगर कर सको आज ही एक कांच का जार लेना और एक कुछ कागज के टुकड़े अपने पास रख लेना कहीं ड्रॉर में। रोज रात को सोने से पहले उस कागज पर 3 कागज, मतलब 3, हर एक पर एक थैंकिंग नोट लिखना। आई वुड लाइक टू थैंक, किसको, जिसको भी आप करना चाहें। 3, हर रात को मिनिमम 3 थिंग्स यू आर थैंकफुल अबाउट, और उस जार में डालते जाना। आप देखो, अब तो न्यूरल साइंस ये कह रही है, न्यूरोफिजिक्स ये कह रही है कि किसी भी चीज को आप 3 हफ्ते, 3 वीक्स रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो तो दैट बिकम्स अ पैटर्न, दैट बिकम्स अ न्यूरल पाथवे इन योर ब्रेन।
न्यूरल नेटवर्किंग हो जाती है, आपका पूरा दिमाग नए प्रारूप बनाने लग जाता है। और न्यूरल साइंस में एक कहावत है, हम लोग डॉक्टर्स की भाषा में कहते हैं कि the brain cells, the neurons that fire together wire together. ये Hebb's law है, HEBB, Hebb's law. The neurons that fire together they wire together. तो यानी जब आप अच्छी कोई बात सोचते हो, and believe me, happiness does not bring gratitude. It is gratitude that brings happiness. कृतज्ञता का भाव 21 दिन में हैबिट बन जाती है, बिल्कुल ठीक नहीं जी। और किसी दिन आप किसी चीज को 40 दिन कर लो तो वो संस्कार बन जाता है, ये हमारी संस्कृति कहती है। 40 दिन में संस्कार मतलब इतना गहरा इम्प्रिंट बन जाता है। कोई चीज आपकी आदत और लत, इसमें फर्क होता है, सिर्फ उर्दू और हिंदी में फर्क नहीं है। आदत ये हो गया कि आप अब उसे छोड़ सकते हो, संस्कार बहुत गहरा हो जाता है, उसे छोड़ने में बहुत मेहनत लगती है। मतलब उसको फिर आपको पुश करेगा। अगर मैंने 40 दिन डेली कोई अभ्यास कर लिया, मान लो सुबह उठने का, तो बॉडी क्लॉक ऐसी सेट हो जाएगी कि उस 41वें दिन में अलार्म लगाऊं ना लगाऊं, वो मुझे उठा देगी बॉडी क्लॉक, मेरा अंदर से एक ट्रिगर आ जाएगा। तो दैट बिकम्स अ परमानेंट पार्ट ऑफ योर, मोर और लेस परमानेंट पार्ट ऑफ योर ओवरऑल एग्जिस्टेंस, एंड उसको चेंज करने में फिर मेहनत लगती है ना। तो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करिए। कोई पूजा पाठ आप कर पा रहे हैं, मंत्र आप जब कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इतना भी समय नहीं है उस पर बात करने का, बहुत विस्तृत विषय है, लेकिन इसलिए मैंने एक ही सूत्र रखा है